अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। अपीलों पर फैसला 17 अप्रैल को किया जाएगा। कागजात नामजदगी की वापसी की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। 20 अप्रैल को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता रोज के फैसले के खिलाफ नजरे सानी पटिशन दायर करने का ऑप्शन भी मौजूद था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये शेड्यूल जारी करके साबित कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मिनो अन तस्लीम करने का इरादा रखता है। इलेक्शन कमीशन ने तो सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर भी अमल करते हुए तमाम मुतल्लिका फरीक़ैन से राबता किया और इलेक्शन करवाने के लिए मुआवनत तलब की थी, मगर हर दर से मायूस होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को अपने फैसले में वाज़ेह कर दिया था कि किसी भी इदारे से ताउन न मिलने के बायस कमीशन 30 अप्रैल को इंतखाबात नहीं करवा सकता है। यूँ इंतखाबात 8 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के आज के फैसले से सबसे बड़ा सवाल यही उभरता है कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार ही नहीं है और ये फैसला देने वाले तीनों जजेस पर सख्त तनकीद कर रही है। ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन तारीखों का शेड्यूल जारी करने के अलावा इंतखाबात के लिए अमली मुआवनत, सिक्योरिटी, इंतखाबी अमला और ख़जाने के हुसूल के लिए आखिर क्या करेगा? इसी मामले पर प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए रहेगा। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, जैगम खान और ईसार राना। आप लोगों के लिए सवाल इस तरह से, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया, वफाकी हुकूमत फैसला मानने के लिए तैयार नहीं, इलेक्शन कमीशन के लिए इंतखाबात का इनेकाद कैसे मुमकिन हो पाएगा? शहजाद चौधरी साहब, ताउन पहले नहीं मिला, तारीख बदलना पड़ी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया है, हुकूमत फैसला मानने को तैयार नहीं है, इलेक्शन का इनेकाद कैसे होगा? अच्छा, हुकूमत का इसमें मेरे ख्याल में कि रोल को इतना ज़्यादा नहीं है, सिवाय इसके कि उनको ये परेशानी है और वो इस पर शोर मचा रहे हैं कि एक ख़ास फैसला क्यों आया सुप्रीम कोर्ट से। जाहिर है कि वो उस पर भी कोई इख्तियार नहीं रखते कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच हो, 2 आदमियों का बेंच हो या जितने जजों का बेंच हो, वो क्या फैसला देता है, क्योंकि बहुत सारे फैसले 3 रुकनी बेंच भी देता है, 5 रुकनी बेंच भी देता है, एक सिंगल जज बेंच भी देता है और वो मानने जाते हैं, मानने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हैसियत कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ऐसी है कि उसके फैसले आखिर होते हैं, उनको मानना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल बेसिकली कि इलेक्शन कमीशन ने को कहीं से मदद नहीं मिली, ये मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी कुछ तशरीह की गुंजाइश मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने इनके सेक्रेटरीज को या इनके अमलों को, जो 2-3 जगह थी, मिसाल के तौर पे पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव थे या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थे रिप्रेजेंटेटिव या के बजट के थे, उनको बुला के उनके साथ मुज़ाकरात किए और उससे अखज़ किया कि ये लोग सपोर्ट इस वक्त नहीं दे सकते और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने अखज़ किया कि इलेक्शन नहीं हो सकते और उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि इलेक्शन अभी नहीं होंगे, इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। असल में इलेक्शन कमीशन अगर अपना हुक्म जारी करे, जो कि जब वो कहे, डिमांड करे अपने आइनी हक के मुताबिक, इन तमाम जो बाकी आपके ज़ेली या इंतज़ामी अदारे हैं जिसके अंदर पंजाब की गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जिसके अंदर के हुकूमत वक्त है और उनका सेक्रेटरी फाइनेंस, तो फिर कोई इसके हुक्म को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो ये तो इसका हक है और इसका आईनी हक है, तो वो नहीं हुआ। वो जब खत मांगा गया अदालत के अंदर कि बताइए वो कौन सी ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस है जिस पे आपने खत भेजा और उन्होंने रिफ्यूज़ किया, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं था, मौजूद नहीं था और ना ही ऐसी कोई चीज़ थी। सिर्फ मीटिंग्स हुई और मीटिंग्स के बाद यह अखज़ किया कि शायद ये लोग नहीं सपोर्ट कर पाएंगे। तो एक तो वो करेक्शन आ जाएगी फ़ौरन ही। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऑर्डर भी है, उसको भी फॉलो करना है और आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन की अप्रोच और पंजाब गवर्नमेंट की अप्रोच इस फैसले के बाद बड़ी हद तक इन लाइन विद दी जो फैसला है उसके साथ मुताबिक चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मसाइल आ सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर बजट का मसला आएगा तो बजट के मसले के लिए सेक्रेटरी फाइनेंस जो है उनको बुला लिया जाएगा। गालिबन अगर कोई रिपोर्ट लेके जाएगा इलेक्शन कमीशन के हम नहीं कर पाएंगे तो उनको बुला लिया जाएगा, तो फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई होती है वो की जाएगी। तो ये मामला इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट के बाकी उन अदारों का जो कि इससे मुताल्लिक हैं और सुप्रीम कोर्ट का अब बन के रह गया है। बदकिस्मती से इसके बाद ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है। 1-2 चीज़ों की बात हो रही है, मैं जल्दी से उस पर जिक्र कर दूं। इमरजेंसी का जिक्र किया जा रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का या मुल्क में इमरजेंसी लगाने का। लास्ट टाइम जब इमरजेंसी के ऊपर किसी ने लगाई थी तो उसको
मौत की सजा हुई थी पेशावर के हाई कोर्ट से, ये याद रखने की ज़रूरत है। यानी और वो बुनियाद बनी जनरल मुशर्रफ के सजा याफ्ता होने की। वो उनका जो इनिशियल एक्ट था 1999 का, वो वजह नहीं बना, क्योंकि उसको तो पार्लियामेंट ने उसको कंडोन कर दिया था। लेकिन ये वाला जो मामला था, इसके ऊपर वो पकड़े गए, और ये इस तरह की चीज़ है। और इसके ऊपर ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त दी जाती है, वो अगर ऑथराइज करें, वो रिकमेंड हो सकते हैं, लेकिन जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की इमरजेंसी नाफिज करता है कि नहीं करता। तो बहुत सारी मुश्किलात हैं। मुझे यूँ लगता है कि इस डिवीजन के ऊपर कि आया हिस्सा लेना है या नहीं लेना। और एक और मुझे बात कहने दीजिए फाइनली, जल्दी से मैं कह दूं, मेरे ख्याल में PMLN के लिए इससे बेहतर माहौल कभी आ ही नहीं सकता। फेडरल गवर्नमेंट इनकी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट है, तकरीबन इनकी मर्जी के मुताबिक सेटअप है। खुद ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है। इस वक्त एक ऐसा माहौल भी है जिसमें ये सवालात भी उठा सकते हैं बड़ी कामयाबी के साथ कि एक पैरेलल बयानिया इनका बनता जा रहा है। ऐसे वक्त में पंजाब में इलेक्शन होना, और मेरे ख्याल में इतना भी नहीं है कि PTI जितना अपने आप को समझ रही है कि शायद इतना फ्री उनको रन मिलेगा, मेरे ख्याल में इनका चांस पंजाब के अंदर बहुत अच्छा और मजबूत चांस बनता है। इससे बेहतर मौका शायद इनको और नहीं मिलेगा पंजाब के इलेक्शन से। इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। मगर अफसार साहब, वहाँ तो एक इकट्ठ हो रहा है, इत्तेहादी जमातों के सरबराह वज़ीर आज़म के साथ बैठे हैं, जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि कानूनी टीम तो मशवरा दे रही है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नाकाबिले अमल नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने सबमिट कर दिया। क्या कहा जाए कि तौहीन अदालत से बचने के लिए कर दिया, क्योंकि पहले भी कहा गया, उन्होंने एक तारीख दे दी, फिर उन्होंने बता दिया कि हमें किसी ने हाथ नहीं पकड़ाया तो अब हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो क्या जो इदारों ने पहले हाथ नहीं पकड़ाया वो अब पकड़ा देंगे? देखिए, एक तो ये है कि मैं तो इस बात पे मैं समझता हूँ शायद मैं ही गलत हूँ, अल्ट्रा सेंसिटिव हूँ, या मैं ऐसी अनरियल वर्ल्ड में रहता हूँ कि बात को समझ ही नहीं पाता। मुझे समझ नहीं आ रही एक चीज़ की कि सियासत तो जजेस कर रहे हैं और पिछले 1 साल से कर रहे हैं, लेकिन हम जजेस का नाम नहीं ले सकते। क्यों? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो अभी कल जो फैसला आया, इसमें जो सियासत की है जजेस ने, इससे यूफोरिया किस बात का है? किस बात का यूफोरिया? इतनी कॉन्ट्राडिक्शन है इस फैसले में। पंजाब का उन्होंने फैसला दे दिया, KP पे वो भाग गए। क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? ये हिपोक्रेसी क्यों है? इस पे हम बात क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं पॉइंट आउट करते कि 2 पिटीशनें आपके पास गई हुई हैं, एक पे आपने मार्शल लॉ लगा दिया, आप ही सेक्रेटरी डिफेंस भी बन गए, सेक्रेटरी इंटीरियर भी बन गए, सेक्रेटरी फाइनेंस भी बन गए, इलेक्शन कमिश्नर भी बन गए, IG पंजाब भी बन गए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी बन गए, हुकूमत वफाकी हुकूमत भी आप बन गए, सूबाई हुकूमत भी आप बन गए। शौक आपको इतना है पब्लिक सर्वेंट होते हुए कि आप हुकूमत करना चाह रहे हैं, सियासत आप कर रहे हैं मुसलसल, लेकिन आपका नाम ना लिया जाए। क्यों? मुझे बताएं, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन करवा के 14 मई को मुझसे शर्त लगा ले, जिसने लगाना है कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, शर्त लगा लें, अभी लगा, मैं ओपन ऑफर कर रहा हूँ। आप 5-6 जगहों पे इलेक्शन होने की बजाय एक जगह इलेक्शन होंगे पंजाब में, और आप समझते हो उससे स्टेबिलिटी आ जाएगी? उसके फ़ौरन बाद केयर टेकर गवर्नमेंट्स के आने का टाइम हो जाएगा 2-3 महीनों के अंदर अंदर, अगर इलेक्शन हो गए 14 मई को। तो वफाक में, KP में, बलूचिस्तान में, सिंध में, वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएंगी। पंजाब में क्या होगा बताएं आप मुझे? 2 महीने बाद जो गवर्नमेंट आई होगी, नई इलेक्ट होकर, आप उसे कहेंगे आप थोड़ी देर के लिए छुट्टी पे चले जाएं, या केयर टेकर गवर्नमेंट आके इलेक्शन करवाएगी? इसका आइन में कहीं जिक्र है क्या? वो जो अक्लमंदों का टोला बैठा हुआ है, हम ख्याल, जो अकल कुल हैं, जो 23 करोड़ आवाम से ज़्यादा अकल उन 3 दिमागों में भरी हुई है, उनको ये नज़र नहीं आ रहा 3 महीने बाद क्या होना है? आज वही मैं कह रहा हूँ ना, मसला क्या है, नौकरी पेशा बंदे का प्रॉब्लम क्या होता है? मैं भी नौकरी पेशा हूँ कि भाई मैं ना अपना बस फटाफट ये करके ना साइन तो मैं चला जाऊं, मेरे पैसे, मेरी पेंशनें, मेरे मुराद वो पक्की हो जाएं। उसके बाद क्या होता है? इस मुल्क को तबाह होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जुर्माने हो जाएं पाकिस्तान को इंटरनेशनली। कभी किसी जज से निकलवाएं हमने? क्या किया उन्होंने? जो पिछले जजेस ने जो कार के पावर प्लांट का डिसीजन दिया था, फिर रिकॉर्डिंग का दिया था, क्या हुआ उस पर? किसी ने पूछा उनसे? ऐसा फैसला यहाँ तो तनख्वाह ना लेने पे मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भिजवा दिया जाता है अपने बेटे से। एक खत ना लिखने पे स्विट्ज़रलैंड को यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भिजवा दिया गया। 23 करोड़ आवाम के ये वज़ीर आज़म थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दिया गया कि वो वज़ीर आज़म था। अब आप मुझे बताएं, इन जजेस से जब ये चले जाते हैं, नहीं मैं राइट है तो फिर मुझे बात करने दें। 24-36 घंटे से सुन रहे हैं जी।
हुकूमत के पास ना किनके आईनी पास? कानूनी किनके पास क्या ऑप्शंस ऑप्शन मौजूद हैं। है? कल इलेक्शन कमीशन के वकील भी कह रहे थे कि नहीं, उनके पास ऑप्शन है, वो रिव्यू पे जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है सबमिट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के आगे। एक छोटी सी करेक्शन की इजाजत दीजिए। आइन और कानून की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। जजेस जो हैं वो सियासत कर रहे हैं और आप सियासतदानों को कह रहे हैं कि वो आइन और कानून की बात करें। पहले आप किबला तो सीधा करें, किबला उल्टा करेंगे तो कैसे होगा जब जजेस ने सियासत ही करनी है। तो फिर मैं तो कहता हूँ कि वो हिम्मत किया करें ना, बाद में रिटायरमेंट के बाद फिर मुँह छिपा के बैठे क्यों रहते हैं? शादी तो कोई अटेंड नहीं करते वो, इसलिए कि लोग फिर बातें करेंगे। अगर ठीक है, और दूसरी एक करेक्शन है, अफसार कह रहे थे, अफसार एक करेक्शन है। सप्तान खान की पिटीशन थी जो पंजाब असेंबली के स्पीकर थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर रहा था। तो ये पिटीशन चूंकि पंजाब की थी इसलिए फैसला पंजाब का था कि उन्होंने केपी के ऊपर इसलिए नहीं फैसला पहले खुद ही लिया था ना। हाँ ठीक है, नहीं सो मोटो तो सप्तान खान की पिटीशन इसलिए आपने वो कहा ना पंजाब का फैसला क्यों है। नहीं देखिए, आपकी बात जो कागज़ पे है वो ऐसी है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का जवाब देना कि गुलाम मोहम्मद डोगर सर्विस मैटर था, वो सुनते सुनते 2 जजेस को ध्यान आया अचानक कि ओहो आइन की खिलाफ वर्जी होगी पंजाब और केपी में। उन्होंने 100 मोटो का रिकमेंड करके 100 मोटो ले लिया। तो अब केपी में आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। मैं यह सवाल पूछता हूँ चीफ जस्टिस साहब से और 2 जो उनके हम ख्याल जजेस हैं उनसे, क्या इस वक्त केपी में आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है कि नहीं हो रही, ये बता दें। और हम भी बता दें जितने यहाँ बैठे हैं, केपी में आइन की खिलाफवर्जी हो रही है कि नहीं हो रही? और किसकी जिम्मेदारी है? इंतखाब तो वहां भी होना है, बस ठीक है, जा रही है पीटीआई वहां भी। इतनी मुनाफिकत तो नहीं बर्दाश्त होती ना, इतनी मुनाफिकत नहीं बर्दाश्त हो सकती ना। क्या करें, बोलना तो पड़ेगा। 28 मई की तारीख है ना, 28 मई। अभी क्यों नहीं दिया फैसला? अब फिर पंजाब के जल्दी से फैसला देने की क्या जल्दी थी? सामने केस नहीं था ना उनके सामने। आप ठीक कह रहे हैं, एक सवाल है जिस पर बातचीत हो रही है। ज़ैगम साहब, इंतखाबात कैसे होंगे? इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता मामले की तरह ही तौहीन अदालत से बचने के लिए एक पूरा शेड्यूल निकाल दिया है कि जी हम तैयार हैं। देखिए, मैं अफसार साहब की बहुत सारी तनकीद से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अदालत के सामने रखी नहीं गई। मिसाल के तौर पर यह बात कि तमाम इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, क्या इलेक्शन कमीशन ने यह उज़्र पेश किया? क्या पार्टीज़ ने ये बात की? क्यों नहीं की? इसलिए कि ये बात कॉन्स्टिट्यूशनली सेंस नहीं बनाती। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, वज़ीर आला को असम्बली तोड़ने का अख्तियार इंडिपेंडेंटली ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दिया गया है। वो प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट नहीं करेगा, प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछेगा कि अगर आप कौमी असम्बली तोड़ेंगे तो फिर मैं सूबाई असम्बली तोड़ूंगा। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, चीफ मिनिस्टर का ये हक है, ये कोई बुनियाद नहीं बनती। तो ये एक हक है, उन्होंने इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन ये बात ये बिल्कुल कलामी की माजरत जो अभी हेयरिंग हुई है पीर और मंगल को, उसमें तो सियासी जमातों के वकला को सुना नहीं गया और बार बार सियासी जमातों की जानिब से कहा गया कि फुल कोर्ट बना दिया जाए ताकि इस मामले को अच्छे से परखा जा सके, मगर ना फुल कोर्ट हो सका। इससे पहले 4-3 और 3-2 ही तय नहीं हो सका, एक जिसको बार बार हुकूमत की तरफ से भी कहा गया कि जल्दबाजी का फैसला तस्लीम नहीं होगा। तो वो 4-3, 3-2 वजह तनाज़ा रही, आज खुद कैसे लिया गया वो वजह तनाज़ा रहा, फुल कोर्ट का मुतालबा नहीं सुना गया। और अभी जो कल परसों पीर मंगल की हेयरिंग रही बुध के इसके फैसले आने तक, उसमें भी सियासी जमातों के वकला को नहीं सुना गया। जी, ये तमाम तनाज़ात हैं, ये तमाम बातें हैं, ये अपनी अपनी जगह हैं। हम ये बात कर चुके हैं, मैं भी ये कह चुका हूँ कि ये ऐसा क्राइसिस है जिसने पूरी रियासत को लपेट में लिया हुआ है। जुडिशरी के अंदर भी तनाज़ात हैं, जुडिशरी के एग्जेक्टिव से भी तनाज़ात हैं। मुकम्मल एक डिसफंक्शनल जैसी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं मौजू पर फोकस करूँ, आज के दिन पर आते हुए जो आपका सवाल है इस वक्त का, तो देखिए इस वक्त इलेक्शन कमीशन अदालत के सामने नहीं है, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान अदालत के सामने है। उसकी वजह यह है कि ये जो फ़ैसला है उसमें जजेस ने, कोर्ट ने बहुत सारे इंतज़ामी अख्तियारात बराह रास्त अपने हाथ में ले लिए। इस पर भी एतराज़ात किया जा सकता है कि एग्जेक्टिव के डोमेन में ट्रेसपास किया है, लेकिन हुआ ये है कि सूबाई हुकूमत के अख्तियारात भी, वफाकी हुकूमत के अख्तियारात भी और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के कुछ अख्तियारात भी अब बराह रास्त अदालत के पास है। अदालत दोबारा से कुछ सालों के बाद एक सुपरवाइजरी रोल में गई है। अब आप देखेंगे कि बराह रास्त हुकूमत पाकिस्तान को, अदालत को जवाब देना होगा। कैसे? मिसाल के तौर पर कहा गया हुकूमत को, फेडरेशन को, कि आप 21 अरब रुपए 10 तारीख तक देंगे
और 11 तारीख को आके जवाब देंगे हमें। इसी तरीके से वफाकी हुकूमत को कहा गया कि आप मुकम्मल आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करें, और उसमें एक बहुत दिलचस्प चीज़ लिखी हुई है ऑर्डर में, उनको याद कराया गया है आर्टिकल 143 का, जिसमें यह कहा गया है कि जो फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस की कमांड वफाकी हुकूमत के पास होती है। इसका मतलब है अगर फ़ौज ये कहती कि हमारे पास बंदे नहीं हैं, वो भी मुद्दा वफाकी हुकूमत पर आएगा। और कहा गया है वफाक को कि आप फ़ौज, रेंजर, कांस्टेबलरी, जो भी नफरी रिक्वायर्ड है ECP को आप उसको दें, और 17 तारीख को ऐसा प्लान बना कर दें जो इलेक्शन कमीशन को एक्सेप्टेबल हो। और इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि अगर वफाकी हुकूमत ताउन ना करे तो आप आकर यहाँ रिप्रेजेंटेशन दें, जिसका मतलब है उसके बाद आर्टिकल 220 जिसमें कहा गया है कि तमाम एग्जेक्टिव सूबाई और वफाकी हुकूमतें और उनके तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के तहत ताउन करने के पाबंद हैं, उस पर फिर अदालत आगे प्रोसीड कर सकती है। इसी तरह सूबाई हुकूमत को क्या कहा गया है, IG साहब को और उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि आप बंदे फ्राहम करेंगे सिक्योरिटी के लिए भी और इलेक्शन होल्ड करने के लिए भी, और 10 तारीख को आप ऐसा प्लान बनाएंगे जो अगेन एक्सेप्टेबल हो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब इस तरीके से आप देखें कि एक तरह की माइक्रो किस्म की चीज़ों में, मैनेजमेंट में, इलेक्शन की मैनेजमेंट में और उसके सुपरवाइजरी रोल में अदालत है। अब इलेक्शन कमीशन के सामने जो भी कुछ होगा वो जाके अदालत के सामने रखेगी और अदालत सूबाई और वफाकी हुकूमतों को जवाबदेह बनाएगी। तो अब जितना भी कन्फ्लिक्ट है वो बराह रास्त वफाकी हुकूमत ख़ास तौर पर, लेकिन सूबाई हुकूमतों को भी शामिल कर लीजिए, यानी कि एग्जेक्टिव और सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी के दरमियान है। ठीक है, ठीक। इसार साहब, जितनी गुफ्तगू हो रही है, हुकूमत तो अभी तक अपने मामले पर वहीं खड़ी है, उसकी कानूनी मुशावरत भी जारी है। कुव्वत नाफजा का इख्तियार सिर्फ इंतज़ामिया के पास है। हुकूमत कैसे कंडक्ट करेगी वो हम पिछले कुछ अरसे में देख रहे हैं। जिस तरीके से ज़ैगम खान साहब कह रहे हैं कि सबमिट करना पड़ेगा, आपको लगता है कि इंतखाबात 14 मई पर हो जाएंगे और एक पुरअमन इंतखाब और उसकी आगे तनाज़ा ना बने, जो अबसार साहब कह रहे थे कि हम उस स्टेज से निकल जाएंगे? देखिए, एक तो बात यह है कि इंतखाबात कराना ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। इसका हुकूमत से लेना देना इस हवाले से नहीं है कि जो अभी चौधरी साहब ने बात की कि उसने तो मुआवनत के लिए लोगों को कहना है कि मुझे इस ये सपोर्ट आप फ्राहम करें। अब पहले उसने की, इदारों ने माज़रत कर ली, लेकिन ये जो अभी हम यहाँ बात कर रहे थे, जो ज़ैगम साहब भी कह रहे थे कि जो अदालतें हैं अब उन्होंने इंतज़ामी इख्तियारात भी अपने हाथ में ले लिए। तो अगर कोई काम करने को तैयार ही ना हो आइन के मुताबिक, तो फिर कौन इसके ऊपर अमल करवाने का पाबंद है? अगर कोई शख्स या कोई इदारा या कोई हुकूमत वो ये कह दे कि जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने नहीं माननी आइन की बात, तो फिर क्या रियासत को ये तय कर लिया जाए कि जी चूँकि ये लोग मान नहीं रहे तो फ़िलहाल आइन को हम खूं खाते फेंक देते हैं, और फिर कभी जब ज़रूरत पड़ेगी, कहीं देखेंगे कि आइन की कोई इज्जत बन सकती है, तो हम उसको बुला लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये तू कौन मैं खामा खा, भाई हुकूमत इलेक्शन और जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने, आप बीच में आके आपने खुद स्टेक होल्डर बन गए कि जी हमने नहीं कराना। आप ये क्या लिखवा के लाए हैं कि आपने हुकूमत करनी है और आपने ना सुप्रीम कोर्ट को मानना है, ना आइन को मानना है, ना सदर को मानना है? और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक मेरी नाकस अकल काम करती है कि ये सूबाई हुकूमतों में जब निगरान हुकूमत आती है तो उनका काम सूबाई हुकूमतों के इंतखाबात कराने होते हैं, और विफाक का काम ये है कि जब वो जनरल इलेक्शन कराती है तो फिर निगरान के जो विफाक हुकूमत होती है वो आके कराती है। लिहाजा ये कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी किस्म का नहीं है। मगर वो जो सियासत की बात इतनी ज्यादा हो रही है, जिसको ऐसे कह लिया जाए कि एक अदालती फैसले के ऊपर एक और लार्जर बेंच बना दे रहा है, मतलब जो तकसीम वहां मौजूद है, क्या वो उतनी अथॉरिटी इस फैसले के पीछे दे पा रही है सुप्रीम कोर्ट कि बिना किसी एतराज के सब उसे कबूल करने खड़े हो जाएं? आयशा, मैं इस प्रोग्राम के आप होस्ट हैं, आप फैसला करती हैं कि ब्रेक कब लेनी है, आप फैसला करती हैं किसने कितनी देर बोलना है और किसने किसके बाद बोलना है। अब अगर हम चारों आपको कहेंगे जी हमारा मुत्तफिका फैसला है कि हम आपको रन डाउन बना के देंगे, हम आपको बताएंगे कि आपने ब्रेक कब लेनी है, हम आपको बताएंगे कि आपने मुझे कब बुलवाना है और कि उसको कब बुलवाना है, तो क्या आप ये मान लेंगी?
नहीं, मगर मैं बतौर इंतजामी फैसला करी, मुझे बायस्ड होने की भी जरूरत नहीं है किसी जगह कि वो तकसीम क्रिएट हो। वो अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि आप बायस्ड नहीं होती, आप बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना ये ईमानदारी से। चलें हमारी बात को छोड़े, मैं उसकी बात कर रही हूं जो बात हमारे यहाँ जो तकसीम वाज़ेह तौर पर उभर कर सामने आई है। अगर ये वाज़ेह तकसीम है कि 2 जज उठ के चीफ जस्टिस को चैलेंज कर दें कि इसका ये हुक्म ठीक नहीं है और चीफ जस्टिस का ये हुक्म गलत है और हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, तो फिर इदारे तो खत्म हो गए ना, फिर तो सारी चीजें खत्म। मगर वो इन हाउस अगर 4 की भी बात कर ले, आईनी मामलात को मुत्तफ़िक़ा तौर पर 4 की बात कर ले, अब 4 कर नहीं, मेरी बात कर लेने दें सर, मेरी बात कर लेने सर, अब मुझे भी बात कर लेने दें। अगर 6 जज नहीं होता चीफ जस्टिस आर्मी, मेरी बात हो लेने दें हजूर, मेरी बात हो लेने दें। राइट, तमाम जजेस बराबर हैं। मैं यही कह रही हूँ कि एक बेंच के, सर एक सेकंड इसको क्लियर कर ले, एक अदालती बेंच के ऊपर रिव्यू वाला बेंच बन सकता है, मगर लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे नहीं बनता है, और रिव्यू भी वही बेंच सुनता है जो बेंच सुन रहा होता है। ठीक है, मैं आपकी आप जो क्लियर कर रही हैं या सार साहब कर रही हैं, मेरा तो आर्गूमेंट ही डिफरेंट है। जब 6 जज बैठ के काजी फायज ईसा के उस फैसले को रद्द कर देते हैं तो फिर उस फैसले की इतनी गूंज क्यों है? वही आ गया ना कि क्या जरूरत थी, जबकि किसको जरूरत थी? काजी फायज ईसा को ये जरूरत क्यों थी कि वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को चैलेंज करे? आखिर उन्हें 3 साल में अगर ये आज खुद नोटिस लें तो ठीक है, और अगर वो 20 नंबर देने वाले हाफिजों के केस के अंदर अचानक चीफ जस्टिस के ऊपर हमला कर दे तो वो ठीक है। होना जरूरी है, यानी मेरा कुत्ता और उनका कुत्ता डोगी है। सर मेरा ख्याल है एहतराम के साथ ही मुअज़्ज़ज़ अदालत के अंदर के मामला वहां तय हों और वो इस तरीके से बाहर ना आए कि बेंच आपस में एक दूसरे के साथ, तो उन्हें अपने आप फैसला करना चाहिए ना कि हमें मौका ना दें। अगर किसी आईनी सियासी मामले के ऊपर इतने भरपूर अंदाज में फैसला दिया जाए तो उसकी अथॉरिटी कहीं बढ़ जाए। अगर फुल कोर्ट या लार्जर बेंच या मुत्तफ़िक़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता हो कि आइन की तशूरत करनी है, इंतखाब तो होने हैं और 90 दिन के अंदर इंतखाब का होना जरूरी है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे कि हुकूमत क्या कर सकती है, क्या राय और मशवरे दिए जा रहे हैं और क्या हुकूमत इन मशवरों पे चलने की ताकत भी रखती है। इस ब्रेक के बाद स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का मुतालबा करते हुए कहा कि इन 3 जजेस ने आइन के साथ खिलवाड़ किया है। इनके खिलाफ इस फैसले को बुनियाद बनाकर चार्जशीट बनाई जाए। लंदन से बैठकर नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम से मुतालबा भी किया कि अवाम जाग जाएं क्योंकि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। नवाज शरीफ 2019 से लंदन में मुकीम है। इस दौरान उनकी जमात ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद अहम फैसले किए जिनमें जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन और गुज़िश्ता साल इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद इख्तिदार हासिल करने जैसे बड़े फैसले भी शामिल हैं। नवाज शरीफ और उनके हम ख्याल साथी जो भी तासुर देने की कोशिश करें, मगर यह हकीकत है कि पाकिस्तान में नून लीग ये बड़े फैसले नवाज शरीफ की इजाज़त से ही करती रही। गुज़िश्ता साल अगस्त में नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार का ट्वीट भी किया और ये दावा किया कि उनसे शहबाज शरीफ के खिलाफ मंसूब बातें गलत हैं। उनको शहबाज शरीफ पर पूरा भरोसा है। नए आर्मी चीफ की तैनाती पर भी नवाज शरीफ की राय को ही हतमी तसव्वुर किया गया। इस सारे पस मंज़र में अब सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा आइनी और अदालती बहरान से निकलने के लिए नवाज शरीफ 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का जो मुतालबा कर रहे हैं, क्या ये मुतालबा पूरा करना शहबाज शरीफ के लिए मुमकिन होगा? क्योंकि शहबाज शरीफ तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तब्दीली जैसे इंतज़ामी इशू के लिए भी इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल काबीना के मरहून मिन्नत हैं। गुज़िश्ता रोज़ फैसला आने के बाद काबीना ने इस फैसले को मुस्तरद तो किया, इन जजेस पर तनकीद भी हुई, मगर ताहाल ऐसी कोई खबर नहीं कि इन 3 जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर करने की तैयारियां की जा रही हैं। शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत तो एक तरफ नून लीग में मुज़ाहमती सियासत की दावेदार मरियम नवाज भी आज रावलपिंडी के वकला कन्वेंशन में 3 जजेस पर खूब गरजी, मगर इन 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का अपने वालिद का मुतालबा पेश ना कर सकी। इसी मामले पर सवाल रखेंगे इस तरह से, 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए नवाज शरीफ, लंदन की ठंडी फिजाओं से इनकलाबी बातें करना आसान, पाकिस्तान के गर्म सियासी दर्जा हरारत में क्या शहबाज हुकूमत इतना बड़ा इक़दाम उठा पाएगी? शहजाद चौधरी साहब। और मेरा ख्याल है कि देखिए, शहबाज शरीफ साहब हों या PDM के बाकी मेंबरान हों, उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो डेफिनेटली होगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो एक डोमिनेटिंग रोल है और ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो उनका असर है, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि मरियम नवाज शरीफ बाहर असेंबली से बैठ के भी इस किस्म का असर रसूख रखती हैं, तो वो जो उनको कहा जाएगा वो तो करेंगे।
इसार राना साहब ने कल बड़े अच्छे तरीके से इसके ऊपर बात की कि शहबाज शरीफ साहब की क्या मजबूरी है। तो बहरहाल वो एक मजबूरी में इस वक्त फंसते हुए हैं और करेंगे ये काम। वो अगर रेफरेंस भेजना होगा भेज देंगे। असल में उनके पास ऑप्शन ही बड़ी लिमिटेड हैं सिवाय इसके कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दिया जाए। एक सवाल उठाया जा सकता है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाता है तो 1997 में जब चीफ जस्टिस इरशाद हसन गालिबन नाम था, या उस वक्त नंबर 2 थे, सजाद अली शाह के बाद वो आते थे, तो उन्होंने तमाम के तमाम जजेस उनके साथ मिलके एक माइनस सजाद अली शाह फुल बेंच बैठ के उन्होंने फैसला किया कि सजाद अली शाह साहब को हम सेपरेट अलहदा कर रहे हैं और वो अब आइंदा ये हमारे किसी चीफ जस्टिस के छुट्टी भेज दिया उनको एक तरह से, और चीफ जस्टिस इरशाद साहब बन गए, फिर उनको रेगुलराइज कर दिया गया। लेकिन वो तमाम के तमाम जजेस इकट्ठे बैठे। आज ये जो तसव्वुर किया जा रहा है ना कि जो बेंच के अंदर जो तफरीक हो गई है, उस तफरीक की कदर क्या है, उसके अंदर वैल्यू क्या है। यानी जिक्र किया जा रहा है 6 एक तरफ है और 9 एक तरफ, ऐसी बात नहीं है। 6 तो उस दिन बिठा दिए चीफ जस्टिस ने, और उसके बाद 2 और थे जो कि वो खुद और उनके साथ जस्टिस मुनीब थे जो कि शामिल नहीं थे। 8 तो यही हो गए जो कि अगर उनके हम ख्याल हैं तो 8 उनके हम ख्याल हैं। और फिर मैं समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस पायस ईसा और जस्टिस जो उनके तीसरे साथी हैं महमूद साहब, मेरे ख्याल में जब आइन की बात आएगी, बल्कि तमाम जज साहिबान जब आइन का ये सवाल उठाएंगे कि क्या आर्टिकल 90 दिन के बाद इलेक्शन 90 के दिन के आप उसको डिले कर सकते हैं, वायलेट कर सकते हैं, हर जज बोलेगा सुप्रीम कोर्ट का कि ये मुमकिन नहीं है, ना ये किया जा सकता है, क्योंकि उसने कसम खाई है कि मैंने आइन का दिफा करना है और आइन की हर शक का दिफा करना है। अच्छा, दूसरी बात आ जाते हैं इस चीज के ऊपर, मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बात करता हूं, लेकिन 1 जज हो, 2 जज हो, 3 जज हो सुप्रीम कोर्ट के, क्या उनके फैसले आज तक मुख्तलिफ जगहों पे नहीं माने जाते? क्या एक जज का जो बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट का, क्या वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होता? क्या अगर एक जज, सबके सब जज बराबर हैं, तो क्या चीफ जस्टिस किसी और जज से कम है? क्या चीफ जस्टिस वाला जज जो 3 पैनल जज होगा, 3 मेंबर जज, क्या वो किसी और 3 मेंबर जज से कम है? तो मेरा ख्याल है कि ये आप अपने तौर पे देखना चाहें, अपनी किस किस्म की ग्लासेस के साथ, प्रिज्म के साथ, किस रंग के ग्लासेस पहन के आप देखते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो जब आप उसको एक उस पैमाने पे नापते हैं जो कि न्यूट्रलिटी का या एक हकायक का, या आपको एक सेंटर में बैठ के देखते हैं, तो आपको लगता है कि मैं कैसे कह दूं कि ये वाला जो 3 मेंबरान का बेंच है ये उससे अफजल है जो कि उधर बैठा हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरा ख्याल है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बात सुनिए, मैं एक फाइनल बात कर दूं आपको आपके सवाल के जवाब में। 18वीं तरमीम के बाद जब 19वीं तरमीम गई और इफ्तिखार चौधरी साहब ने क्या उसके बाद बैठ के रूल्स और रेगुलेशंस आईनी और कानूनी उन चीज़ों के नीचे बैठ के बनाए, और किस तरीके से वो एक आदमी था, वो था 1 मैन शो जो कि चला करता था उस जमाने में। तो मेरा ख्याल है कि वो जो कवानीन, उन्हीं कवानीन के तहत चीफ जस्टिस के पास जो ताकत है उसके हिसाब से वो बेंचेस बनाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जब मामला जाएंगे तो वही है जो कि इकट्ठा करेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपने ऑर्डर के तहत और अपने मामला को देखेगा। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले हैं, और पीपीपी और पीएमएलएन अगर सियासत के लिए तैयारी कर लें इस दौरान में बेहतर उनके लिए होगा। काम है मेरे पास, बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल करना है। अबसार साहब, बार बार ये 3 जजेस की बात, और गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ ने भी नजरिया जरूरत की बात की कि किसी वजीर आजम के लिए क्यों नहीं जागता है। सर, ये जो 3 जजेस की बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता साल जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया कि तीनों उस 5 रुकनी बेंच में शामिल थे, तो ये अपनी अपनी पसंद का जज और फैसला दरकार है। शहबाज शरीफ वो हिम्मत करेंगे जो नवाज शरीफ दिला रहे हैं? देखिए, एक तो मैंने जो आपने कल भी ये जिक्र किया था बयान का, मैंने बाद में देखा है, नवाज शरीफ ने ये कहा है कि आमरों के लिए तो नज़रिया ज़रूरत ईजाद कर लेते हैं लेकिन मुंतखब वज़राए आज़म को घर भिजवा देते हैं। ये कहा है उन्होंने, ये नहीं कहा कि नज़रिया ज़रूरत वज़राए आज़म के लिए भी जारी किया जाए या ईजाद किया जाए। तो मेरा ख्याल है हमें फैक्चुअली करेक्ट रहना चाहिए। वैसे एनालिसिस हम जो मर्ज़ी करें। और एक और फैक्चुअली से बात याद आई कि जो 2007 की बात है ना, जो परवेज़ मुशर्रफ को जिस पे सज़ा हुई थी, सज़ाए मौत, जो ज़ाहिर है वो फ़ैसला तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, वो इमरजेंसी नहीं थी, माशाल्लाह था। जजेस को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको घरों में बंद कर दिया गया, उनसे कोई मिल नहीं सकता था। फिर उसके बाद मीडिया पे पाबंदियां लगी, बंद कर दिया टीवी चैनल सारे, जेलें वकीलों से और सियासी कारकुनों से भर दी गई। तो वो माशाल्लाह था, वो खाली इमरजेंसी नहीं था। ये खैर मैं ये इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं फैक्चुअली एक चीज़ करेक्ट करना चाह रहा था। इसी बुनियाद पर फिर उनके खिलाफ फैसला भी आया था कि वो कह यही रहे थे कि इमरजेंसी है, लेकिन माशाल्लाह था। और जहाँ तक आपने 3 मेंबर बेंच की बात का आपने सवाल पूछा है, देखें ये बात ठीक है कि तमाम जजेस बराबर
बराबर हैं, 3 मेंबर बेंच कोई भी हो बराबर ही होते हैं। और अगर 8 मेंबर चीफ जस्टिस साहब के हम ख्याल हैं तो मुझे और दूसरे जो जजेस बाकी बचे हैं उन्होंने भी आइन के हक में फैसला देना था। फिर डर और खौफ किस चीज़ का था फुल कोर्ट बनाने से? एक साइल आपके पास आया है, एक साइल नहीं सारे साइल ये कह रहे हैं फुल कोर्ट बनाएं जी, हमारा एतबार आ जाएगा। फुल कोर्ट जो भी फैसला देती उसका अखलाकी हैसियत बहुत ज़्यादा होनी थी इन 3 मेंबर मुतनाज़ा जजों के फैसले की बजाय। हुआ ये है कि ये 9 मेंबर बेंच शुरू हुआ था, 2 ने रिक्यूज़ किया क्योंकि एक की टेप लीक हो गई जिसमें वो बेंच सेटिंग हो रही थी, 2 ने अपना फैसला पहले दिन दे दिया, वहां से 7 हुआ, फिर 5 हुआ, 5 में से ये तो हो गया सर कतरा कलामी की माजरत, इजाजत दीजिएगा। शहबाज शरीफ साहब क्या कर पाएंगे कुछ? क्या शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कर रहे हैं काफी नहीं है? मतलब जो वहां से बैठ के उनके कायद उन्हें कह रहे, मैं ये कह रही हूँ कि उनके कायद वहां से बैठ के कौम को तकरीर कर रहे हैं कि आप सब उठ खड़े हो, 3 जजेस के खिलाफ चार्जशीट की वो बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक तकरीर है या शहबाज शरीफ साहब को रास्ता दिखा रहे हैं? हो सकता है रास्ता दिखा रहे हो, लेकिन अगर वो वहाँ बैठ के कह रहे हैं तो मेरा हाल ठीक कह रहे हैं। उन्हें क्यों आना चाहिए इस गैर मुनसिफाना निज़ाम में जिसने उन्हें बेटे से तनख्वाह ना लेने पे उन्हें ताहयात नाअहल कर दिया, वजारत उज़्मा से हटा दिया, उन्हें जेल भेज दिया। आप करें ना इमरान खान के साथ ये तीनों, है हिम्मत किसी जज में कि इमरान खान को उंगली भी लगा सके, लेकिन नवाज शरीफ को कर दिया, वो बाहर बैठे ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई रेलेवेंस है यहाँ पे? तो इतना सब लोग पूछ रहे हैं ना कि वो आ नहीं रहे, वो ठीक कर रहे हैं, वैसे नहीं आ रहे। तो लोग यहाँ उनके देखे सियासतदान की जड़ें अवाम में होती हैं, चाहे इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो, वो पाकिस्तान में रहे वो बाहर रहें, लोग अगर उनको चाहते हैं, लोग अगर उनकी बैलेट बॉक्स में वोट डालते हैं, चाहे वो जेल में हो चाहे बैरून मुल्क हो, और डाले लोगों ने बैलेट बॉक्सेस में वोट। ये बेनज़ीर भुट्टो को ताने दिए जाते थे कि पाकिस्तान नहीं आती, पाकिस्तान नहीं आती, आई तो यहाँ लियाकत बाग के सामने उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया। ये हालत हमारे सियासतदानों की यहाँ करते, ताने देने बड़े आसान होते हैं। भी तो यही रहती है ना, फिर इस अवाम से वोट लेना है तो इस अवाम में ही सब कुछ है ना। ज़ैगम खान साहब साहब कह रहे हैं कि नहीं आ रहे तो ठीक कर रहे हैं, मतलब जो रास्ता शहबाज साहब को दिखा रहे हैं, अवाम चाहती है जी ठीक है। शहबाज साहब को दुरुस्त, शहबाज साहब को जो रास्ता दिखा रहे हैं वो ठंडे माहौल में लंदन में बैठे हैं, यहाँ का गर्म दर्जा हरारत है, शहबाज साहब कितना आगे जा सकते हैं? देखिए, या तो ये एक मुकम्मल तौर पर सियासी बयान है या फिर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ से इन्फॉर्म नहीं है। शहबाज शरीफ अगर चाहें भी तो इस वक्त कानूनी और इंतज़ामी तौर पर उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो जजेस के माखज़े के लिए रेफरेंस भेजें। मैं आपको 2 मिनट में ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहली बात ये है कि पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट के जो जजेस हैं वो 2009 के बाद से नाकाबिले माखज़ा हो चुके हैं। सिर्फ एक दरवाज़ा खुला था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, वो इस हकूमत के लिए 2020 के काजी फ़ाइज़ ईसा केस के फ़ैसले ने बंद कर दिया है। कैसे बंद कर दिया है? उस केस में, यानी जो रेफरेंस था काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, उसमें अदालत ने आर्टिकल 209(5) की तशरीह कर दी जो डील करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माखज़े के साथ। ये माखज़ा 2 सूरतों में होता है, या तो इनकैपेसिटी, उनमें कोई माजूरी हो जाए जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर वो काम करने के काबिल ना रहें, या मिसकंडक्ट, कि वो ऐसा कोई काम करें जो उनके मनसब के शायान शान नहीं है। अब इस केस में, इस रेफरेंस में अदालत ने कहा कि सदर ने आइनी तौर पर अपना किरदार दुरुस्त तौर पे अदा नहीं किया, कि जो इन्फॉर्मेशन मुहैया की गई, जिस इन्फॉर्मेशन की बेस पर काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ केस बनाया गया, वो मुस्तनद और काबिल तस्दीक नहीं थी। अब आगे चल के क्या बात की, सबसे अहम बात यह है, अदालत ने कहा कि इस मामले में, आर्टिकल 209(5) के मामले में सदर का किरदार रबड़ स्टैम्प का नहीं है। उनका किरदार महज ये नहीं है कि वज़ीर आज़म की तरफ से रेफरेंस आया और आगे भिजवा दिया, बल्कि वो अपना माइंड अप्लाई करेंगे, ये बात यकीनी बनाएंगे कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आई है वो मुस्तनद भी है, वो काबिल तस्दीक भी है। इसके बाद वो उस केस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि सदर के पास सवाबदीदी इख्तियारात आ गए इस फैसले के नतीजे में कि वो रेफरेंस को रोक सकते हैं, मुस्तरद कर सकते हैं। वो उस तरीके से सदर नहीं है जिस तरह बाकी तमाम चीज़ों में है, जिसमें वो पाबंद है कि वज़ीर आज़म के किसी फैसले को फॉलो करें। जी ठीक है।
जी जी, अब साहब आधा सेकंड। जी, अगर जजेस नाकाबिले मुआखजा होते तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को ना बाहर निकाला जाता। जजेस काबिले मुआखजा हैं अगर जनरल फैज का बूट तराजू को झुका दे तो। दुरुस्त हो गया। इसार साहब लास्टली देखिए जी, मुझे दो लाइंस में मैं इजाजत दे दूं। मैंने जो पूरी बात की उसमें समझ लीजिए सदर के रोल पर, उसमें सदर के रोल को समझ लीजिए। शौकत सिद्दीकी के रेफरेंस को भेजने में सदर को इतराज नहीं था। इस केस में सदर रेफरेंस को आगे नहीं भेजेंगे। मैंने जो अमली सूरत हाल है वो भी आपको बताई। ठीक है सर, ठीक है। इसार साहब यो से शहबाज साहब बच पाएंगे जो नवाज साहब उनसे कराना चाह रहे हैं। बात यह कि मुझे एक चीज़ के तो ज़रा मैं ज़रूर चाह रहा था कि उस पर एक जुमला ज़रूर बोलूँ कि नवाज शरीफ बाहर जाके सेफ हैं और इमरान खान यहाँ पे अगर कहे कि मेरी जान को ख़तरा है तो वो झूठ बोलता है, और एक बंदा कोसों मील दूर बैठ के कहे मेरी जान को ख़तरा है तो वो ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जो ये रेफरेंस की गेम शुरू हो रही है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है। गुजरांवाला बार जस्टिस और जस्टिस अमीन के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। ये बड़ा खौफनाक काम है, इस तरफ ना जाए। तीसरी बात ये, क्योंकि मेरा सारा वक्त जो है अफसार भाई और उन्होंने ले लिया, जाते हुए दो सिर्फ जुमले कहूँगा कि जो इनकलाब होते हैं ना वो लंदन की फ़ज़ाओं में स्ट्रॉबेरी खाते हुए नहीं आते। चे गवीरा बनना और नेल्सन मंडेला बनने के लिए ना ज़मीन के ऊपर खड़े होकर मसाइब को झेलना पड़ता है। अब दूसरों के बच्चों को आप सड़कों पे झोंक दें और अपने बच्चों को लंदन के अंदर कारोबार करा के कहें कि हम पाकिस्तान में सियासतदान का इम्तिहान अपने लोगों के अंदर ही है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।